हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हैशटैग भाई हेल्प मी। और आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 5 फोर्जिंग एंड वेल्डिंग के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कारपेंट्री के बारे में, उनके टूल्स के बारे में, मशीन्स के बारे में, मेजरिंग के टूल्स के बारे में, कटिंग टूल्स के बारे में, क्या प्रोसेस होती है उसकी। ठीक है, तो ऐसे ही आज फोर्जिंग और वेल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं चाहता हूँ ITI डिप्लोमा और बीटेक वाले जो बच्चे हैं, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है फोर्जिंग एंड वेल्डिंग। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले ऐसा हम करते हैं, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, फोर्जिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये फोर्जिंग क्या होता है, एक वो प्रोसेस होती है जो हम क्या है कि भाई मेटल को हम जब दूसरी शेप के अंदर बनाते हैं उसको फोर्स बाय हीटिंग की हेल्प से, ठीक है, या प्रेशर लगा के उसके ऊपर, ठीक है, या और भी कोई क्रिस्टलाइजेशन करके जब हम उसको क्या है फोर्जिंग, सीधे से मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है जिसमें क्या है हम मेटल को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ले जाते हैं अपने प्रोडक्ट की डिजायर्ड शेप में बनाने के लिए। ठीक है, चाहे हम प्रेशर अप्लाई करें, चाहे हम हीट अप्लाई करें, ठीक है, चाहे हम टेम्परेचर करके अप्लाई करें। तो ये तो फोर्जिंग हो गया। ठीक है, देखो अब इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। Forging is the process of deforming the metal into different shape by heating up to a plastic state by hammering or pressing at red hot condition. The process is usually carried out above recrystallization temperature. Therefore, this process is called hot working process. The term usually refers to the production of heavy parts and in large scale. तो फोर्जिंग सिंपल आपने देखा होगा कि जब भी हम कहीं, आपने देखा लोहार जो काम करता है, जैसे कोई दराती बनाता है या कोई टूल बनाता है, तो वो क्या करता है, सबसे पहले आयरन को हीट करता है। हीट करने के बाद उसको क्या है हैमर से चोटे मारता है, देन उसको एक डिज़ायर्ड शेप में करता है। तो सेम चीज़ फोर्जिंग, यही फोर्जिंग होती है। अब इस फोर्जिंग के बारे में बात करेंगे आगे। तो जैसे कि हैंड टूल यूज इन फोर्जिंग, तो ऐसे कौन कौन से हैंड टूल है जो हम उसमें यूज़ करते हैं फोर्जिंग में। तो एनविल सबसे पहले आपने देखा होगा, और याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूँ। आपने टॉम एंड जेरी का कार्टून देखा होगा जिसमें जेरी या टॉम एक दूसरे के ऊपर जो फेंक के मारते हैं, वो जो भारी सी चीज़ होती है उसे एनविल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सैवेज ब्लॉक, टोंग्स हो गई, टंग्स हो गई जो पकड़ने के काम आती है। देन हैमर हो गया, चीजल हो गया, ठीक है, हार्ड ड्राइव टूल हो गया, स्वेजिस हो गया, फुलर्स हो गया, फ्लैटर्स हो गया, सेट हैमर्स हो गए, पंचिस हो गए और ड्रिप्स हो गए। इसके बाद ये देखो एनविल, जैसे मैंने कहा था आपसे, एनविल के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको नज़र स्क्रीन पे। तो एनविल फॉर्म्स अ गुड सपोर्ट फॉर ब्लैक स्मिथ वर्क। तो इसमें क्या आता है, जो एनविल है ये हमारा बहुत ज़्यादा मदद करता है वर्किंग के लिए। जैसे कोई चीज़ हमें फ्लैट करनी हो तो उसको हम यहाँ पे रख के फ्लैट करते हैं, चोट मार सकते हैं हैमर से। कोई राउंड करनी है तो ये आगे जो इसका राउंड वाला हिस्सा है, यहाँ से इसके पीस के थ्रू चोट मार के ऊपर से बेंड करके राउंड कर सकते हैं उसको। तो ये वर्किंग फेस हो गया, ये स्टेप हो गया। जैसे किसी चीज़ के अंदर, जैसे कोई हमारे पास, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ड्रॉ करके एनविल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको विस्तार रूप से बताऊँगा। तो आप जैसे यहाँ देख पा रहे हो, तो ये तो हो गया वर्किंग प्लेस कि भाई सीधा कोई जॉब मेरी ऐसे ऐसे है, उसको सीधी करनी है। तो और यहाँ से हम ऊपर से बाय द हेल्प ऑफ हैमर, जैसे इस हिस्से को अगर हम चोट मारेंगे तो ये ठीक हो जाएगी। इसके बाद हमारा यहाँ पे स्टेप टर्निंग कि ये हिस्सा हमें ऐसे और ऐसे करके बनाना है। ठीक है, फिर यहाँ से इसको आगे ले जाएंगे, फिर यहाँ से फिर दोबारा ऐसे करेंगे। देन चीज़ल पे यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये हमारा सीधा पीस है, जब हम इस पर यहाँ से चोट मारेंगे तो ये नीचे की तरफ बेंड होता जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एनविल का काम। अब हमें एनविल के पार्ट्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तो एनविल मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई फोर्जिंग के वर्क के लिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा सैवेज ब्लॉक। सैवेज ब्लॉक क्या है, डिफरेंट साइज शेप के होते हैं, इसके अंदर स्लॉट कटे हुए होते हैं, हाफ राउंड के, स्क्वायर के, रेक्टेंगुलर के, 4 साइड के। ठीक है, और ये कास्ट आयरन का बना होता है। इसके बाद टंग्स है, टंग्स हमारे पकड़ने के लिए काम आते हैं जब भी हम अपने मेटल को हीट कर रहे होते हैं। तो जैसे क्लोज माउथ के हो गए, ओपन माउथ के हो गए, आप यहाँ पे देख सकते हो, और राउंड होलो टंग हो गए, और एक है स्क्वायर टंग नीचे से पकड़ने के लिए एज पर डिजायर। उसके बाद हैमर है, हैमर के बारे में हम अभी बहुत पीछे से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको नीचे हैमर का एग्जांपल दे रखा है, बॉल पिन हैमर हो गया, स्लाइस हैमर हो गया, हैंड हैमर हो गया। ठीक है, इसके बाद है चीज़ल। चीज़ल यानी कि भाई एक हॉट चीज़ल, एक कोल्ड चीज़ल। ठीक है, और ये कटिंग करने के लिए काम आते हैं। ओके, इसके बाद हार्ड ड्राइव टूल है, देन सेवेज है, उसके बाद फुलर्स है,
फ्लैटर्स हो गए, सेट हैमर हो गए नीचे, और ड्रिफ्ट्स हो गए। इसके बाद हम बात करेंगे हीटिंग डिवाइस के बारे में। तो हीटिंग डिवाइस के बारे में बात करेंगे। तो हीटिंग डिवाइस वो डिवाइस होता है जब हम अपना काम कर रहे होते हैं, ठीक है, अपने मतलब मेटल को जब हम होल्ड कर रहे होते हैं, तो जिनका क्या मेल्टिंग पॉइंट ना हमारे प्रोडक्ट के मेल्टिंग पॉइंट से अगर ज़्यादा हो, वही हमारे सारे हीटिंग डिवाइस के अंदर काम आएंगे। अगर उससे नीचे का कोई होगा तो डेफिनेटली वो मेल्ट हो जाएगा, वो हमारे किसी काम का नहीं आएगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, द स्टॉक्स आर हीटेड टू द करेक्ट फोर्जिंग टेम्परेचर इन अ स्मिथ हार्ट और इन अ फर्नेस। गैस ऑयल ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंट फर्नेस आर इंडक्शन हीटिंग क्लासिफाइड एज ओपन और क्लोज हार्ट्स। तो सेम वही है आपका यहाँ पे। अब इसमें जैसे हमें फर्नेंस के बारे में बताया हुआ है, तो आपको फर्नेंस में जैसे फर्नेंस में हम अपना अगर कोई प्रोडक्ट हीट कर रहे होते हैं, देन उसको जैसे कोई सॉल्यूशन बनाना है, हमें कोई डिजायर्ड शेप में, अगर हमने फोर्जिंग करी हुई है, यानी कि अगर हम उसकी शेप में बनाने, तो हम सिंपल क्या उस शेप को बनाएंगे। बनाने के बाद उसके जो मटेरियल को जो हम मेल्ट करेंगे उसको उसमें डाल देंगे ढांचे में, डाई वाले में, देन वो तैयार हो जाएगा। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं स्मीथी ऑपरेशन के ऊपर। स्मीथी के अंदर हमारे ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं। तो डिजायर्ड शेप टू द मेटल नंबर ऑफ ऑपरेशन आर परफॉर्म। एक तो क्या है अपसेटिंग हो गई, एक ड्राइंग डाउन हो गया, एक सेटिंग डाउन हो गया, एक बेंडिंग हो गया, एक फ्लरिंग हो गया, एक स्वेटिंग हो गया, एक फ्लैटनिंग हो गया। तो यहाँ पे आप अपसेटिंग देख सकते हो कि अपसेटिंग ये है वो प्रोसेस होती है जिसमें क्या है, हम क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है हमारे प्रोडक्ट का या सीट का किसी का भी, उसको हम चोट मार मार के फैला के बड़ा कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद ड्राइंग डाउन हो गया, यहाँ पे हमारा ड्राइंग डाउन हो गया, सेटिंग डाउन हो गया, सेटिंग डाउन हो गया, बेंडिंग हो गया, उसको हम बेंड कर देते हैं यहाँ पे। फिर फ्लरिंग, स्वेलिंग एंड फ्लैटनिंग, लास्ट में हम उसको ठीक है फ्लैटनिंग कर देते हैं। उसके बाद आ रहा है हमारी मशीन। ऐसी कौन कौन सी मशीन है जिसको हम कर सकते हैं। तो हैवी एंड मीडियम फोर्जिंग आर मेड इन मशीन फोर्जिंग, वेयर आर एज इन हैंड फोर्जिंग ओनली आर लिमिटेड क्वान्टिटीज ऑफ लाइट फोर्जिंग आर प्रोड्यूस इन मशीन फोर्जिंग। स्लाइस हैमर इज रिप्लेस बाय पावर ड्राइवन ऑफ फोर्जिंग हैमर्स और प्रेसिस। तो ये मशीन फोर्जिंग के अंदर सिंपल हमें प्रेसिस के बारे में बताया है कि हम ऊपर से हाइड्रोलिक प्रेस होती है, सिंपल प्रेस होती है, जिसमें हम क्या है अपनी जो डाई बनी होती है उसमें ऊपर से प्रेशर लगाते हैं और हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो बन के तैयार हो जाता है। जैसे कि कई बार आप देख सकते हो कि भाई समटाइम जैसे हमें अगर वार्सल जिसे हम कहते हैं वार्सल बनानी हो, तो वार्सल बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि हम बार बार उसकी कटिंग करेंगे। एक हमने डाई बनाई, देन मेटल लिया, मेटल के बाद उसको ऊपर से प्रेशर किया, वार्सल के पीस बनाते गए। इसके बाद फोर्जिंग हैमर के बारे में बताया हुआ है, ये दो टाइप के होते हैं, मैकेनिकल और ड्रॉप हैमर। तो मैकेनिकल को जो हमने क्लासीफाई करा है वो स्प्रिंग हैमर में करा है और न्यूमेटिक हैमर में करा है, यानी कि जो हाइड्रोलिक केस में चलता है उसके बाद स्प्रिंग हैमर हो गया इसमें हमारा, ठीक है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हो। इसमें देखो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ से आपका ये है, यहाँ से आपका प्रेशर होगा, ये एनविल है, ठीक है। अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट को लगा के ये चलते रहेंगे मशीन के द्वारा और चोट लगते हैं हम उसको ठीक करते जाएंगे। उसके बाद ये वाला प्रोसेस है, यहाँ पे हमारी क्या डाई बनी रहती है, बॉटम डाई होती है, टॉप की डाई होती है, एनविल होता है। हम अपना पीस यहाँ पे इस तरह से इंसर्ट करते हैं, ये ऊपर से प्रेशर जैसे हम मारते हैं नीचे की तरफ और ये हमारे पीस को काट देते हैं। वार्सल वाला एग्जाम्पल दिया था मैंने। उसके बाद एयर इज कंप्रेस ऑन बोथ अपवर्ड एंड आउट एंड स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन इन कंप्रेसर सिलेंडर। द एयर एंटर इनटू द रैम सिलेंडर थ्रू अ कंट्रोल वाल्व। तो स्टीम और एयर ड्रॉप हैमर। इसके बाद हम बात करेंगे फोर्जिंग प्रेसेस के बारे में। तो फोर्जिंग प्रेसेस के बारे में, इन प्रेस फोर्जिंग द मेटल इज सेफली बाय स्क्वीजिंग इनटू द डाई कैविटीज बाय प्रेसिंग फोर्स ऑफ 500 to 60,000 टन्स 6,000 टन्स कैपेसिटीज आर इन कॉमन यूज। तो मैंने जो आपको भी बताया था कि भाई ये क्या है, जो हमारे ऊपर से वो प्रेशर लगता है वो 500 से लेके 6,000 टन के बीच में होता है, जिससे क्या है जो हमारी डाई लगी रहती है ऊपर नीचे, हम उस पर जब प्रेशर अप्लाई करते हैं मेटल डाल के, तो हमारी जो शेप होती है वो बन के आ जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे वेल्डिंग। तो वेल्डिंग क्या है, एक वो प्रोसेस होती है जिसमें क्या है हम टू सिमिलर और अनसिमिलर मटेरियल को एक साथ जोड़ देते हैं हम, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ वेल्डिंग। वेल्डिंग कितने टाइप्स की होती हैं। तो सबसे पहले आपकी हो गई जैसे कि गैस वेल्डिंग हो गई। तो पहले इसमें हमें बताया हुआ है कि मॉडर्न मेथड ऑफ वेल्डिंग में भी क्लासीफाई अंडर टू बोर्ड हेडिंग। एक प्लास्टिक वेल्डिंग हो गई, फ्यूजन वेल्डिंग हो गई। तो जब प्लास्टिक वेल्डिंग है इसे हम प्रेशर वेल्डिंग भी कह सकते हैं। द पीस ऑफ मेटल टू बी जॉइंट आर हीटेड टू अ प्लास्टिक सेट देन फोर्स टुगेदर बाय एक्सटर्नल प्रेशर। तो इसमें क्या होता है कि एक मेटल है जिसको हमें
जोड़ना है उसको हम प्लास्टिक की स्टेट में, जब तक वो पिघलना है जब तक हम उसको हीट करते हैं, उसके बाद दोनों मेटल को जोड़ देते हैं। फ्यूजन वेल्डिंग में क्या नॉन प्रेशर वेल्डिंग है, इसमें प्रेशर के साथ जोड़ते हैं ऊपर वाले को। न्यून प्रेशर वेल्डिंग है, इसमें क्या है मटेरियल को एट द जॉइंट इज हीटेड, जहाँ पे जॉइंट होता है वहाँ पे उसको हीट करते हैं, मोटर स्टेट में बनाते हैं, ठीक है। एंड अलाउ टू सॉलिडिफाई, गैस वेल्डिंग हो गई, आर्क वेल्डिंग हो गई। जैसे इसमें अब गैस वेल्डिंग क्या है, okay, it is a fusion welding or a non-pressure welding method in which a strong gas flame is used to rise the temperature of the end of the pieces to be joined or to a heat sufficient and melt point। तो गैस वेल्डिंग में क्या है भाई, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे सीधा है नॉन प्रेशर वेल्डिंग मशीन है। इसमें क्या होती है गैस की फ्लेम होती है, जिससे क्या है हम एंड जो हमारा जॉइंट होता है मेटल को जो हमें जोड़ना होता है, हम दोनों जॉइंट्स की तरफ हीट करते हैं। जब वो हीट हो जाते हैं देन हम उसको जब तक उसको हीट करते हैं जब तक कि वो अपनी मोल्टन स्टेट में आ जाए। जब वो मोल्टन स्टेट में आ जाता है तो जब उसको हम दोनों को पेस्ट का मतलब चिपका देते हैं, चिपकाने के बाद चला। उसके बाद ऑक्सीजन एक्सिलीन वेल्डिंग, तो अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। ऑक्सीजन एक्सिलीन वेल्डिंग, तो इसमें क्या है कि भाई इसका जो आपका फ्लेम का जो वो होता है वो 3200 डिग्री सेल्सियस पे होता है, इसको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या है थोड़ा इसमें थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कौन सी गैस होती है फिर आप उसके बारे में पता करना होगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो दिस वेल्डिंग कैन बी यूज फॉर वेल्डिंग ऑलमोस्ट ऑल मेटल एंड अलॉय यूज्ड इन इंजीनियरिंग प्रैक्टिस। तो ये क्या है, जो ये वेल्डिंग है ये हमारी सारे मटेरियल के लिए यूज़ होती है, जैसे कि अलॉय हो गया जो हमारे इसमें यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इसका जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है फ्लेम का जो देखा जाए तो वो 3200 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। इसके बाद हम इसको एडजस्टेबल कर सकते हैं फ्रेम को। इसके बाद दिस इज नेचुरल फ्लेम इज़ वाइडली यूज फॉर वेल्डिंग स्टील। इसी किस लिए यूज़ होता है, स्टील के लिए होता है, स्टेनलेस स्टील के लिए होता है, कास्ट आयरन के लिए होता है, कॉपर के लिए होता है, एल्युमिनियम के होता है। इसके बाद गैस वेल्डिंग के जो इक्विपमेंट हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। तो गैस वेल्डिंग अगर हम कर रहे हैं तो उसके क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं। सबसे पहले क्या होगा, वेल्डिंग टॉर्च हो गया, प्रेशर रेगुलेटर होगा जिससे हमें ये पता चल जाए कि कितने के प्रेशर पे हमें चलानी है, जिससे क्या हम दो मटेरियल को जोड़ सकें। तो प्रेशर रेगुलेटर हो गया, दैन वेल्डिंग टिप हो गई, उसके बाद होज एंड होज फिटिंग हो गई, दैन सेफ्टी के अंदर क्या हो गया, जैसे गोगल्स हो गया, ग्लव्स हो गया, स्पार्क लाइटर हो गया, गैस सिलेंडर हो गया। इसके बाद आप अब यहाँ पे वेल्डिंग टॉर्च के बारे में देख सकते हो कि भाई क्या होती है वेल्डिंग टॉर्च। देन उसके बाद वेल्डिंग के बारे में, प्रेशर रेगुलेटर के बारे में, होज एंड फिटिंग जैसे हमने ऊपर बात करी उनके बारे में। उसके बाद क्या गैस वेल्डिंग की जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर क्या है, तो प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले दोनों एक तो दो सिलेंडर होंगे हमारे पास, एक होगा ऑक्सीजन का, एक होगा C2H2 का। तो इन प्रॉपर पोजीशन में इनको हम लगाएंगे। देन उसके बाद क्या है, ब्लो आउट बोथ सिलेंडर वॉल्स बिफोर फिटिंग द रेगुलेटर सो डैट ऑल डर्ट में बी क्लीन। तो इसमें क्या सबसे पहले हम हल्का सा ऑन करेंगे, जिससे क्या होगा तो उसके आसपास जो डर्ट रही होगी वो गायब हो जाएगी, ताकि क्या है हमारे उसमें कोई टांग ना अड़ाए बीच में, और अच्छे से हम उसकी जो गैस को यूज़ कर सकें। उसके बाद क्या, द रेगुलेटर एंड वॉल फिटिंग शुड बी थ्रू चेक दैट देयर इज़ नो ऑयल और ग्रीस। जब हम इसको रेगुलेटर को इसमें लगाएंगे तो उसमें एक चीज़ हमें देख लेंगे कि उसमें ना तो ऑयल हो ना ग्रीस हो। देन हम उसको अपने प्रेशर के अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे ऑक्सीजन को और उसके C2H2 को, ठीक है। देन उसको हम कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद फिर हम सिलेंडर वॉल्व को अवॉइड तो इसके बाद क्या, जब हम अपना काम शुरू करने जाएंगे तो हमें ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि भाई कि कोई लीकेज ना हो काम करने से पहले। तो ये हमारे जो है 12 तरीके हैं, हमें याद रखना। उसके बाद हम आर्क वेल्डिंग पे आ जाते हैं। आर्क वेल्डिंग यानी कि भाई इसमें क्या है, आपकी जो वेल्डिंग होती है भाई उसमें आपको इलेक्ट्रोड लगाना पड़ता है, ठीक है। और इसमें आप जैसा देख पा रहे हो AC और DC वेल्डिंग मशीन होती है, इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड होल्डर, केबल एंड कनेक्टर होते हैं, केबल लग्स होते हैं। तो इसको मैं सिंपल बता देता हूँ आपको, यानी कि जो आपने देखा हो जिसमें आपको इलेक्ट्रोड लगाना पड़ता है वो वाली वेल्डिंग आर्क वेल्डिंग होती है, ठीक है। इसके बाद वेल्डिंग मशीन, इलेक्ट्रोड, ये आपको यहाँ से पढ़ लेना है इसके बारे में। आर्क वेल्डिंग का जो प्रोसीजर होता है वो सिंपल होता है, कैथोड और एनोड होता है, हमें जहाँ पे वेल्डिंग करनी होती है हमें वहाँ पे लगाना पड़ता है नेगेटिव और प्लस जो हमारे पास होता है। देन उसके बाद हम उसको वेल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी समरी आ गई है यहाँ पे, और ये क्वेश्चन है कुछ लॉन्ग एंड शॉर्ट, ये आप देख लेना। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फाउंड्री, तो फाउंड्री के बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही भाई। जिसको कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जितनी चीज़ मैंने इस चैप्टर में आपको बताई है, अगर ये ITI डिप्लोमा या BTech से हो आप और आपका प्रैक्टिकल है या पेपर है, तो आप अगर ये चीज़ भी पढ़ लेते हो आप डेफिनेटली पास हो जाओगे। कोई मतलब ही नहीं बनता जो कोई आपको फेल कर दे। मात्र 15 मिनट के अंदर आप पूरा अपना पेपर सॉल्व कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।